नमस्कार, पक्ष में पक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूपी की चुनावी जंग में सपा गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है। यादव वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी अपना एकाधिकार मानती है। यूपी की यादव बहुल लोकसभा सीट पर सपा के अलावा किसी दूसरी पार्टी का जीतना बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में यूपी के सभी 80 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी की नजर यादव बहुल सपा के गढ़ पर है। मैनपुरी से सपा प्रत्याशी के रूप में डिंपल यादव मैदान में हैं। 1996 के बाद से यहां सपा जीतती आई है, लेकिन इस बार मैनपुरी के किले को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसका असर दिखने लगा है। आज उत्तर प्रदेश के यादव लैंड में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मैनपुरी में सपा के कई नेता और बीजेपी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जो सपा के कार्यकर्ता थे, कई नेता थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं को बीजेपी के मैनपुरी उम्मीदवार जयवीर सिंह ने पार्टी में शामिल कराया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी ने नया प्रयोग किया है। सपा पीडीए फॉर्मूले पर, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक के फॉर्मूले पर काम कर रही है और यादव राजनीति को सैफई परिवार तक ही सीमित रखा है। सपा ने लोकसभा चुनाव में पहली बार परिवार के बाहर के किसी यादव को टिकट नहीं दिया है, जबकि सपा हर लोकसभा चुनाव में 3 से 4 सीटों पर परिवार के अलावा भी यादवों को उतारते रही है। यादव राजनीति के भरोसे शिखर पर पहुंचे मुलायम सिंह की नीति से अखिलेश की ये रणनीति काफी अलग है। दो चरणों के चुनाव के बाद यूपी की चुनावी जंग की धार और भी तेज हो गई है। 2024 की चुनावी जंग में उत्तर प्रदेश में सपा ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। बीजेपी खास तौर पर सपा के गढ़ माने जाने वाले यादव लैंड पर नजर गड़ाए हुए हैं। बीजेपी की रणनीति काम भी कर रही है। अब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के यादव लैंड में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। मंगलवार को सपा के गढ़ मैनपुरी में सपा के कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के साथ चले गए। इन नेताओं को मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह ने पार्टी में शामिल कराया है। दरअसल 1996 से सपा का गढ़ रहे मैनपुरी में बीजेपी ने इस बार योगी आदित्यनाथ के मंत्री जयवीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं मैनपुरी सीट से सपा ने अखिलेश यादव की पत्नी और मौजूदा सांसद डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर 1996 से ही सपा को लोकसभा चुनाव में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। बीते विधानसभा में जयवीर सिंह ने सपा के गढ़ को भेदते हुए मैनपुरी में बीजेपी के लिए राह बनाई थी। अब विधानसभा के बाद लोकसभा में मैनपुरी में बीजेपी की नैया पार लगाने का जिम्मा उन्हीं के पास है। इसी क्रम में मंगलवार को कई सपा नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में जयवीर सिंह सभी नेताओं को बीजेपी में शामिल करा रहे हैं। सपा नेताओं के साथ कई कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए। मैनपुरी के बीजेपी उम्मीदवार और उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का मानना है कि यादव बहुल सभी सीटों का इस दफा भाजपा का कब्जा होगा, कि हर हाल में पार्टी के उम्मीदवारों को ही कामयाबी हासिल होगी। बीजेपी की रणनीति काम भी कर रही है। वहीं यादव लैंड मैनपुरी में अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है, लेकिन इन सब से बेपरवाह अखिलेश यादव चुनाव में सपा के बम्पर जीत का दावा कर रहे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता रहे कल्याण सिंह का गढ़ एटा में सोमवार को सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने हुंकार भरी। एटा में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुन चुनकर आरोप लगाए। अखिलेश यादव बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एटा में उनका यादव कुनबा उन्हीं पर सवाल उठा रहा है। एटा लोकसभा सीट पर सपा की ओर से हमेशा ही यादव प्रत्याशी चुनाव लड़ते रहे हैं। वे हारे या जीते दूसरी जाति का प्रत्याशी नहीं आता था, लेकिन इस बार बदलाव की आंधी आई और अय्या के शाक्य प्रत्याशी को चुनाव लड़ने भेजा गया। इसे लेकर यादव और इस समाज के तमाम नेता नाराज है। नतीजा एक के बाद एक सपा के यादव नेताओं के पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने का सिलसिला चल पड़ा है, लेकिन सपा इन नेताओं का वजूद कम बताकर तसल्ली करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यादवों की असंतुष्टि को नहीं नकार सकती।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी इन नेताओं को दरकिनार कर अपनी छवि बदलने का प्रयास कर रही है या मौजूदा प्रत्याशी के आगे यादव नेताओं का प्रभाव कम हो रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी ने नया प्रयोग किया है। सपा पीडीए फॉर्मूला यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक के फॉर्मूले पर काम कर रही है और यादव राजनीति को सैफई परिवार तक ही सीमित रखा है। सपा ने लोकसभा चुनाव में पहली बार परिवार के बाहर के किसी यादव को टिकट नहीं दिया, यानी जिन 5 यादवों को मैदान में उतारा है वे सभी सैफई परिवार के ही सदस्य हैं। मैनपुरी से डिम्पल, कन्नौज से अखिलेश यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, बदायूं से आदित्य यादव मैदान में हैं। सपा हर लोकसभा चुनाव में 3 से 4 सीटों पर परिवार के अलावा भी यादवों को उतारती रही है। यादव राजनीति के भरोसे शिखर पर पहुंचे मुलायम सिंह यादव की नीति से अखिलेश की ये रणनीति काफी अलग है। ऐसे में करीब 19.40% हिस्सेदारी वाले यादव वोट बैंक पर अखिलेश के इस प्रयोग की परीक्षा होगी। उधर बीजेपी ने सैफई परिवार के उम्मीदवारों को उनके घर में ही घेरे रखने की रणनीति बनाई है। दूसरी तरफ यादव वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब देखना है कि 4 जून को जब नतीजे का ऐलान होगा तो यादव लैंड में जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो यादव लैंड की जंग काफी दिलचस्प हो गई है क्योंकि यूपी में सपा गठबंधन बनाम भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दिखाई दे रहा है और यूपी में बीजेपी को सीधी टक्कर दे रही है समाजवादी पार्टी। यूपी में 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और यूपी में 75 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है बीजेपी। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या यादवगढ़ में सेंध लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है और कितनी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राकेश पोद्दार जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अतुल जी आपके साथ करते हैं। ये कितना बड़ा झटका आप कहेंगे मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब वो तो गढ़ कहा जाता है आपका, लेकिन वहां पर भी अब सेंधमारी शुरू हो गई है। कहीं कोई सेंधमारी नहीं है। जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी पार्टी में समाजवादी विचारधारा के हैं, वो सब समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। और रही बात हमारे समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, ऊर्जावान कार्यकर्ता हमारे पास है। जितना ऊर्जावान कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पास है, जितना ऊर्जावान कार्यकर्ता अन्य पार्टियों के पास नहीं है। और रही बात मैनपुरी, वही कार्यकर्ता तो अब भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, जो ऊर्जावान कार्यकर्ता है था आपका हमारा। देखिए, जो समाजवादी, आपने यादव की बात करी, देखिए सब हम एकजुट हैं और पीडीए के साथ हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी, अगड़े सब तो पीडीए में ही है और जो पीडीए फार्मूले के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई किसी का विरोध नहीं है, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, सब मेहनत से काम कर रहे हैं। ठीक है राकेश पोद्दार जी, देखिए तो कह रहे हैं सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं और दरअसल लोकसभा चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है। सपा पीडीए फॉर्मूला यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक के फॉर्मूले पर काम कर रही है और इसी में सेंधमारी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में लगाई जा रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो पिछली बार चुनावी के नतीजे रहे थे उससे भी खराब नतीजे देखने के लिए मिल सकते हैं आप लोगों के लिए? देखिए नेहा जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास के साथ देश के अंदर काम कर रहे हैं। और लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए पीडीए, बिहार में चले जाइए माई समीकरण, बाप समीकरण, क्या देश में दर्शाना चाहते हैं? ये समाजवादी की बात करते हैं, अभी हमारे नेता समाजवादी की बात करते हैं। 1974 में मुलायम सिंह यादव कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया के आंदोलन से, और आज इन्होंने समाजवाद का नाम पर आज क्या कर रहे हैं? पीडीए के नारा दे रहे हैं। और इन्होंने कहा आज देखिए उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नाम लेना गलत है क्या? उस फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना गलत है क्या? देखिए, देश के अंदर अति पिछड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे महादलित हो, सभी जाति देश के अंदर 140 करोड़ है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि 4 जाति देश के अंदर, किसान है, महिला है, युवा है, गरीब है। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री काम करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जाति के अंदर पीडीए की बात कर रहे हैं।
सुन लीजिए आदित्य जी, पहले सुन लीजिए। और आप पीढ़ी की बात कर रहे हैं, कोई माई समीकरण की बात कर रहा है, कोई बाप समीकरण की बात कर रहा है। देश के अंदर आज आपको चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने की घोषणा की, आप एक ही परिवार क्या, हम लोग परिवारवाद की परिभाषा आज मैं समझा देता हूँ। परिवारवाद की भाषा 5 सीटों पर एक ही प्रत्याशी, इनके ही परिवार के लोग लड़ रहे। डिम्पल यादव लड़ रही चुनाव, धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। 5 यादवों को छोड़ के बताइए ना, आप लोग कहते हैं जो समाजवादी पार्टी है MY समीकरण पर चुनाव लड़ती है, आप ये मुझे बता दीजिए कि 5 यादवों को छोड़ के कौन से यादव को टिकट दिया इन्होंने? 5 वो घर के यादव, राकेश पोद्दार जी। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। एक ही परिवार के एक ही सदस्य अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे। क्या जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं? पूरा उत्तर प्रदेश की जनता को यादवों को ठगने की काम करते हैं, मुसलमानों की ठगने की बात करते हैं, अति पिछड़ा पिछड़े की ठगने की बात करते हैं। उन लोगों को कहते हैं झंडा लेकर मेरा अखिलेश यादव जिंदाबाद करो, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद करो। टिकट देने की बारी आएगी तो अपने परिवार के लोगों को टिकट देंगे, उससे निकल नहीं पाते। ये क्या विकास करेंगे? उत्तर प्रदेश का क्या विकास करेंगे? देश का क्या विकास करते हैं? नया जी एक चीज और इनसे पूछिए, आप बताइए देश के अंदर। देखिए एक बात अतुल जी, फिर से परिवारवाद की बात की जा रही है, कह रहे हैं कि सारे यादव जो है परिवार के ही हैं इनके। परिवारवाद की बात है। सबसे बड़ी परिवारवाद की पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी में, ये परिवारवाद की पार्टी परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद की परिभाषा समाजवादी पार्टी के वोटों से जीतने जा रहे हैं। जनता परिवर्तन चाहती है, जनता नेता समाजवादी पार्टी को भी चुनने जा रही है। और इंडिया गठबंधन कहते हैं, जो हमारा गठबंधन है कांग्रेस, उसको चुनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। और ये अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो है महंगाई के नाम पर इतनी सारी सभाएं हो रही है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, किसी नेता के द्वारा महंगाई की बात करी जा रही है, बेरोजगारी की बात करी जा रही है। जो पेपर वो क्यों करेंगे सर? ये तो आपको करना चाहिए ना, ये तो विपक्षी पार्टियों का काम है। तो हम तो लगे हुए हैं, हम तो जनता के बीच कह रहे हैं कि हम जो अग्निवीर व्यवस्था आई है इसको समाप्त करेंगे। ये तो कह रहे हैं मुकाबला कुछ नहीं है, अब तो बात 400 पार की हो रही है। भाई भारतीय जनता पार्टी को इस बार पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश से जनता जो है उनको सफाया करने जा रही है। और देश में 4 जून को आप देखते जाएंगे जब परिणाम आएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और रही बात, ठीक है, बताइए राकेश जी, आप लोगों को ये कह रहे हैं सफाया होने जा रहा है, आप मैनपुरी में सेंधमारी की बात कर रहे हैं। चाहे जिस भी उम्मीदवार को उतार दीजिए, तो कह रहे हैं मैनपुरी तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं जीतने वाले हैं आप लोग। नेहा जी, ये हमें ना समझाए, इनसे पूछिए कि आपने चुनाव लड़ा, अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री से पद से हटाया, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, दोबारा फिर बने, जनता इनको नकार दी है। देखिए, देश में अगर विकास चाहिए तो जाति धर्म से, अपने परिवार से निकल कर ही विकास हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से नहीं निकलेंगे तो किसी का विकास नहीं होगा, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे लोअर कास्ट हो। अगर सभी को अंतिम तक, देखिए नेहा जी, देश के प्रधानमंत्री लाल किला से शौचालय की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री उस गरीब के लिए घर बनाने की बात करते हैं, चिंता करती है में रोजगार का प्रसार मिल सके। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बताइए कि आदित्य जी मेरी बात सुनिए, मैं रोजगार पे भी आना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं, खुले मन से कहना चाहता हूं नेहा जी, आपके चैनल के माध्यम से, हम लोगों ने 3.5 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर किया, 1 करोड़ को सरकारी नौकरी दिलाने का काम किया पूरे देश के अंदर, और 1 करोड़ लोगों को हम लोग ने आत्मनिर्भर। तो अगर आप एक बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री महंगाई की बात करने वाले व्यक्ति 2014 में महंगाई दर कितना था नया जी? आप तो पत्रकार हैं, आप बहुत प्रसिद्ध चैनल है, प्रतिष्ठित लोग आप लोग हैं, बताइए महंगाई दर 2014 में कितना था? 11 पे था, लेकिन आज महंगाई दर लगभग 4.8 पॉइंट पे है। तो ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट नहीं है। हम लोग ने काम किया और हम लोग हमेशा, हमारे पास आज 30 करोड़ लोग लाभार्थी हैं, चाहे उस घर बनाने की बात हो, शौचालय की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे उनके घर राशन पहुंचाने की हो। 2019 में मेरे को 24 करोड़ वोट हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को आया था। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं महंगाई नहीं है, भ्रष्टाचार तो हमने किया ही नहीं, रोजगार हमने इतना दे दिया, हमने तमाम विकास के कार्य किए। ये बताइए कि अभी तो ये कहा जा रहा है कि आप लोग कहीं नहीं आ रहे, और 2 चरण के जो चुनाव हुआ है ना, उसमें भी ये स्पष्ट हो गया है, भारतीय जनता पार्टी को ये साफ लग गया है कि देखिए हमारी सीटें कम हो रही है, हम नहीं आ रहे अब चुनाव में। इसीलिए फिर हिंदू मुस्लिम का जो मसला है वो उठाया गया दूसरे चरण में। पहले चरण की बात ही ये पता हो गया था, इसलिए मुद्दों को भी चेंज कर दिया गया।
नया जी हम लोगों ने मुद्दे को चेंज नहीं किया। कर्नाटक में किस तरह वहां की सरकार की मंशा थी और 2006 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की क्या मंशा थी। लगातार आप 2004, 2009, 2011 और 2014 से पहले की बात करें तो ये लोग कहते थे कि देश के संसाधनों पर एक मुस्लिम वर्ग यानी अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग का अधिकार है। और किस तरह देखिए कर्नाटक में दलित, महादलित का और जो ओबीसी का वोट परसेंटेज काट कर और उनका जो आरक्षण है उसको ठीक है। आप SC, ST, OBC की अगर आप बात करेंगे तब तो ठीक है। अगर वही बात अतुल यादव जी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी PDA की बात कर रही है, तो आप लोग कहते हैं कि ये तो जी चुनावों में जीत हासिल करने के लिए शगुफा छोड़ते हैं। ये तो दोहरा मापदंड हो गया ना अतुल जी। सवाल इस बात को लेकर जो समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, इस बार यादवों को टिकट कम दिया है, PDA की बात लगातार अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। क्या लगता है कि इस और एक नया प्रयोग करना कितना कारगर साबित हो सकता है? देखिए हमारी पार्टी के द्वारा सभी वर्ग, सभी समाज, सभी को साथ लेकर चला गया है, सभी को टिकट दिए गए हैं। और रही बात पार्टी में, ये लोग आरोप लगाते हैं हमारी पार्टी में हर जात धर्म के व्यक्ति को सभी को टिकट देके गया, क्योंकि हम समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। हम सभी को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। नहीं, ये जो कहा जाता था कि यादवों को सबसे ज्यादा टिकट दी जाती है, और मुलायम सिंह यादव के वक्त में होता भी रहा है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। मुझे ये बताइए कि क्या उस दाग से ये कोशिश है कि छुटकारा मिल जाए, इसीलिए इस बार ऐसा किया गया, एक नया प्रयोग किया गया है क्या? देखिए जो पार्टी की रीति नीति बदली जाती रहती है और हम अपनी अच्छी नीतियों पे चल रहे हैं, सभी को साथ में लेकर चल रहे हैं। हमारे प्रत्याशी सभी सबल हैं और आपने देखा होगा हर जगह हम समाजवादी पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है। और अभी आपने देखा 2 चरणों के चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी हताशा में है, निराशा में है। ये 10 साल का शासन के विषय में ये कोई बात नहीं करते, इनके द्वारा कोई कार्य किया गया इसके संदर्भ में बात नहीं करते, ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, धर्म में मतलब धार्मिक बातें करते हैं। तो इन चीजों से अगर जनता अगर इन चीजों को अब सुनना नहीं चाहती है, समझना नहीं चाहती, जनता नौकरी चाहती है, जनता महंगाई से छुटकारा चाहती है, युवा रोजगार चाहता है, तो अब जो चुनाव है जो मुद्दों पे है, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और मुद्दों से भटकाने की कोशिश अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है तो आप लोगों का कर्म है और ये धर्म है क्यों उन मुद्दों पर वापस आए चुनाव से पहले जो वाकई जनता के साथ जुड़ा हुआ है। बहरहाल लेकिन राकेश जी देखिए 1996 से, मैं मैनपुरी की बात कर रही हूँ, 1996 के बाद से यहाँ पर सपा जीतती आई है, लेकिन इस बार मैनपुरी के किले को ध्वस्त करने के लिए जो आप लोगों ने रणनीति बनाई है, क्या लगता है उसका कितना असर देखने के लिए मिल सकता है? क्योंकि यहाँ पर तो लगातार समाजवादी पार्टी जीतती हुई आई है, उसका गढ़ कहा जाता है। देखिए मैनपुरी का किला का ध्वस्त वहाँ की जनता करेगी। 18 लाख जनता जो वहाँ वोट दे रही है और हमारे पे विश्वास कर रही है कि हम लोगों ने काम किया। और एक कोई मैनपुरी नहीं, 80 का 80 सीट इस बार हम लोग जीतेंगे। पिछली बार भाजपा 73 थी, इस बार 80 का 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से जीतकर देश के प्रधानमंत्री 400 के पार जाएंगे। और जो हमारा लक्ष्य है भारत को महान बनाने का, हमारा लक्ष्य है कि तीसरी अर्थव्यवस्था देश को बनाने का, और हम लोग 2047 तक न हिलेंगे न डोलेंगे। हम लोग 2047 में जब 100 साल हमारा देश का स्वर्ण काल होगा तो हम सोने की चिड़िया नहीं, हम लोग सोने की शेर लाख इस देश के अंदर देंगे। और विकास के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ना हिंदू कर रहे हैं ना मुसलमान कर रहे हैं। बात इनके सिमो पितोदिया जो कांग्रेस के नेता है वही है। अभी तो आपने कर्नाटक वाली भाषा बोली कि वह ऐसा है वैसा है, ये चीजें मैं कहना नहीं चाहता हूँ। मैं राष्ट्रीय चैनल पे बैठा हुआ हूँ और मुझे अच्छा लगता है। सभी धर्मों का आदर करना हम जानते हैं, समाजवादी लोग जानते हैं। और समाजवादी पार्टी के द्वारा रही बात मैनपुरी की, मैनपुरी में ऐतिहासिक जीत होगी, कन्नौज में ऐतिहासिक जीत होगी, आजमगढ़ में ऐतिहासिक जीत होगी, समाजवादी जितने भी गढ़ उनमें ऐतिहासिक जीत होगी। और जो हमारी सीटें हैं हम उत्तर प्रदेश की नहीं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना राकेश जी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे मैं उसी पे आती हूँ। पिछली बार आप लोगों की सीटें कम हुई उत्तर प्रदेश में, ज्यादा नहीं हुई 2014 की अपेक्षा। 10 सीटें बीएसपी ले गई, 5 सीटें समाजवादी पार्टी ले गई थी, 65 सीटें आप लोगों को मिली थी एनडीए को, पूरे एनडीए को। तो उसमें अगर आप ये कहें कि देखिए हम तो इस बार 80 की 80 सीटों पे आ रहे हैं, दावा कर सकते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका पैमाना मापदंड क्या है? देखिए हमारा विकास का नाम है, हम लोग विकास के नाम पर न्यायाधीश चुनाव लड़ रहे हैं। विकास की तो बात ही नहीं हो रही ना सर, विकास की कहाँ बात हो रही है? मंगलसूत्र की बात हो रही है, लोगों की संपत्ति की बात हो रही है, बात विकास की कहाँ हो रही है?
कहाँ ये बताया जा रहा है कि हमने ये किया और हमारे 10 सालों की उपलब्धि ये है? देखिए 10 सालों की बात करेगा, 10 सालों की उपलब्धि मैं बता देना चाहता हूँ। 2 मिनट का मैं समय लूंगा। 10 सालों की उपलब्धि बता देना चाहता हूँ। 2014 से लेकर 2019 के बीच में हम लोगों ने 535 वादे किए थे। 524 वादे को हम लोगों ने पूरा किया। दोबारा 235 वादे फिर हम लोगों ने 2019 में लाया, जिसमें लगभग 223 या 24 वादे को हम लोगों ने पूरा किया, जिसमें राम मंदिर का मुद्दा था, 370 का मुद्दा था, स्वच्छ भारत बनाने का मुद्दा था, संकल्प था हमारा विकसित भारत बनाने का। हम लोगों ने उस पर काम किया और फिर दोबारा से देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प विकसित भारत बनाने का जो सपना लिया था, उस पर हम लोगों ने अपने एजेंडे को जनता के बीच में रखा। अगर देश के अंदर कोई बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को छेड़ेगा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छेड़ने नहीं देंगे, हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं, पहला बात। और आरक्षण के मुद्दे पर ये लोग सवाल उठाते हैं, चाहे कर्नाटक में उठाते हैं, चाहे इनके कांग्रेस के नेता उठाते हैं, चाहे बिहार के अंदर उठाते हैं। इन लोग कहते लोकतंत्र खतरे में थी। 74, 76 और 84 की बात इनको नहीं याद आती। इनके कार्यकाल में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में नरसंहार होता था, उनको कार्यकाल नहीं आती। 10 साल हम लोगों ने चलाए, देश के प्रधानमंत्री 13 साल मुख्यमंत्री रहे और 10 साल देश के प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक कोई पैसा आरोप नहीं लगा सकते। हम लोगों ने वो काम किया है। आप लोग की काम की बात कर रहे हैं। आप लोग जितने ही परिवार के लोग से पहले निकल लीजिए, तब देश की भला कीजिएगा। अपने परिवार, अपने कुल में से नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है अतुल जी, देखिए तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम तो विकास की बात कर रहे हैं, हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि ये जो है मैनपुरी में जीत के लिए तरस रहे हैं। कैसे ये? देखिए नेहा जी, आपने देखा होगा कि आपका चैनल एक राष्ट्रीय चैनल है। कभी भी इनके किसी नेता के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा या किसी नेता के द्वारा अपनी उपलब्धियों की बात करी जा रही हो, ये जो है जिनकी बात कर रहे हैं, मतलब विभाजन की या ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। और अगर विकास के नाम पे वोट मांगा जाए, सिद्धांतों पे वोट मांगा जाए, अपनी बातों पे वोट मांगा जाए, अपने मैनिफेस्टो पे वोट मांगा जाए, जनता जो है परिवर्तन चाहती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करूं मैं, 80 लोकसभा सीटें आती हैं। अगर पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ ये बता दें। जो युवा जो परीक्षा देने गए उनका पैसा बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ, आने जाने में कितना पैसा बर्बाद होता है। गाइडें ले जाके पूरी नकल कराई जाती थी समाजवादी पार्टी में, भूल गए क्या वो दिन? कुछ नहीं है। हमारी देखिए समाजवादी पार्टी के द्वारा लैपटॉप दिए गए, जिससे युवा पढ़ लिख करके आगे बढ़े, नौकरी में उसके काम आए। और क्या क्या हुआ था उसको भी याद करिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा आपको। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।